हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लगभग इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये अध्याय नंबर हमारा क्या है, 6 है। और यहाँ पर आपको मिस्टेक से आपको दिखाई दे रहा हो कि ये अध्याय नंबर 5 बन गया है। मैं इसको 6 बना दे रहा हूँ। ये अध्याय नंबर क्या है, 6 है, याद रखिएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले टॉपिक हमारे सामने है बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या आवेग कहते हैं। आपको बताना है क्या कहते हैं इसमें से। आपको बताना है कि क्या कहते हैं इसमें से। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो है बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र माना जाता है, तो वो होता है आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो याद रखिएगा, कौन एक पादप हार्मोन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में आप पहले आप बताइए, थायरॉक्सिन है या जिबरेलिन है, एस्ट्रोजन है या इंसुलिन है। तो मैं आपको बता दूं, तो थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये पादप हार्मोन नहीं है। ये पादप हार्मोन नहीं है। तो फिर कौन से हैं, तो जेबरेलिन है, जेबरेलिन है। ठीक। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है भाई वृद्धि हार्मोन। तो ये आपको पिट्यूटरी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सभी क्या है, पादप हार्मोन है। क्योंकि अभी जिबरेलिन के बारे में तो ऊपर अभी पढ़ा है, और उसके बारे में भी पढ़ा है, और साथ में यहाँ पर एस्ट्रोजन के बारे में अभी अभी पढ़े हैं कि ये हमारा क्या है, ये पादप हार्मोन नहीं है। तो जिबरेलिन हमारा पादप हार्मोन था, तो एस्ट्रोजन तो इसमें भी पादप हार्मोन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हमारा यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। टिक कर लीजिएगा। आई होप कि आप टिक कर लेंगे, मुझे आशा है। चलिए टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न से कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्रावों को रक्त में निर्मुक्त क्यों करती है, कारण दीजिए। पहला छोटा सा ही उत्तर है कि लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अतएव ये अपने स्राव को रक्त में निर्मुक्त करती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वृक्कों में से कौन सी ग्रंथि संबंधित है। वृक्कों से कौन सी ग्रंथि संबंधित है, तो एड्रीनल ग्रंथियां। एड्रीनल ग्रंथियां वृक्कों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। आपको बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो याद रखिएगा, थायरॉक्सिन का क्या काम है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय का नियमन करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि हार्मोन का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में शर्करा के स्तर के नियमन में सहायता करता है। उस ग्रंथि का भी नाम लिखिए जिससे यह स्रावित होती है। तो यहाँ पर आपको उस ग्रंथि का भी नाम बताना है, और साथ में उस हार्मोन्स का नाम भी बताना है जो शर्करा के स्तर का नियमन करता है। तो इंसुलिन जो होता है शर्करा का जो स्तर होता है उसको नियमन करता है। साथ में ये कहाँ से स्रावित होती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। किसको, अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। अनुवर्तन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, ये भी आपको बताना है।
तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुवर्तन के बारे में थोड़ा सा मैं लिख रखा हूँ। अनुवर्तन, ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या है? तो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण पादप अंग की दिशात्मक गति या अभिविन्यास अनुवर्तन कहलाता है। ठीक, एक बार और देखिए, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण पादप अंग की दिशात्मक गति या अभिविन्यास क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। यह पादप हार्मोन यह पादप वृद्धि के कारण होता है। अनुवर्तन के तीन मुख्य प्रकार है। अनुवर्तन के कितने प्रकार है? तीन। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है इसे समझिए। पादप हार्मोन पादप भाग की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। एक बार और समझिए, पादप भाग की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। गुरुत्वानुवर्तन समझिए। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो पादप भाग के गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति ही क्या कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए, पादप भाग की रासायनिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति रसायन अनुवर्तन कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट, खत्म हुआ ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शो कर रहा है कि पादप हार्मोन क्या होते हैं? निम्न के लिए उत्तरदायी हार्मोन के नाम लिखिए। सबसे पहले तने की वृद्धि के लिए हार्मोन बताइए। कोशिका विभाजन प्रेरण, वृद्धि रोधन और कोशिका दीर्घीकरण। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन 2024 में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो किन्हीं दो पादप हार्मोन का नाम और कार्य लिखना था बस। तो कार्य तो यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा। जैसे जिबरेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। किसका काम आता है इसका? तो ये तने की वृद्धि के लिए। किसके लिए? तने की वृद्धि के लिए। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, कार्य ऊपर ऑलरेडी दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि पादप हार्मोन होते क्या हैं। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जिनकी आवश्यकता पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए होती है, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। उदाहरणतः जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, एबिसिसिक अम्ल हो गया, जिसको एबीए भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न से पूछ देगा कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन का यहाँ पर नाम देख लीजिए। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है। और यहाँ पर इनका काम क्या है? तो देखिए, जैसे हमारा पहला ऑक्सिन के बारे में समझते हैं कि ऑक्सिन का काम क्या है। यहाँ पर पहला हमारा शो कर रहा है ऑक्सिन का काम क्या है? तो यहाँ पर काम दिया गया कोशिका का दीर्घीकरण करने के लिए। चौथा समझिए, इसका काम क्या है? एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है? तो ये है वृद्धि रोधन के लिए। किसके लिए? वृद्धि रोधन के लिए। ऊपर समझते रहिए, वृद्धि रोधन के लिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो यहाँ ऊपर समझिए, कोशिका विभाजन प्रेरण विवरण के लिए। समझ में आया? जिबरेलिन का काम क्या है? जिबरेलिन, तो इसका काम क्या है? तने की वृद्धि के लिए। तो आई होप कि इतना तो क्लियर हुआ ही होगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि नीचे उन हार्मोन्स का नाम दिया गया और ऊपर क्वेश्चन में ही उन सब का कार्य भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो ये कार्य में नीचे आप लिख सकते हैं या फिर यही आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा। तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका कार्य समझाइए। अथवा 2024 में पूछा गया, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। ये आपका पूछा गया 2024 में। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 2025 में भी पूछा ही जाएगा, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्र की सर्वनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं
से निर्मित होती है, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू में पूछ देगा कि निम्न में से हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। इतना आपको पता होना ही चाहिए। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं, दुमिकाएं और तंत्रिकाक्ष, जो कि अब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको फिगर मैं बनाकर दिखा दिया हूँ, आप समझ सकते हैं कि यही हमारा क्या है, यही क्या है आपका तंत्रिका तंत्र, और इसी को आपको फिगर बनाना है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाई दे, तो मैं इसे हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हैं यही आपका क्या है, तंत्रिका तंत्र। इसे आप लोग याद रखिएगा, फिगर बनाना सीख जाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक एक काम पढ़ लेते हैं कि कोशिकाएं क्या है, धूमिकाएं क्या है। कोशिकाएं के बारे में जानते हैं। कोशिकाएं क्या है, तो यह तंत्रिका कोशिका का चौड़ा गोला भाग होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य तथा बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है। यहाँ पर समझिए कोशिकाएं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कोशिकाएं समझिए, कोशिकाएं यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर कोशिकाएं दिख रहा होगा, यहाँ पर कोशिकाएं दिख रहा होगा। ये कोशिकाओं में क्या क्या उपस्थित होता है, मैं तो यहाँ पर आपको जूम नहीं कर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जूम नहीं हो पाता है। तो आप अपने बुक में समझिएगा, ये मैं जो भी समझा रहा हूँ ये अपने बुक में समझिएगा, ठीक ना। ये अपने बुक में समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा है कि यह तंत्रिका कोशिका का चौड़ा गोला भाग होता है, इसमें कोशिका द्रव्य तथा बड़ा गोलाकार केंद्र होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य और बड़ा गोलाकार केंद्र होता है। आगे देखिए, न्यूरोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का तंत्रिका तंतु, निसल्स कण पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका में कौन सी तंत्रिका कोशिका में कौन निम्न में से नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिएगा इसका काम आगे, कोशिका काय उपापचयी रख रखाव तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये वृश्चिकांतों या दुमिकाओं से आवेग प्राप्त करते हैं तथा उन्हें तंत्रिकाक्ष को भेज देते हैं। तंत्रिकाक्ष को भेजने का काम कौन करता है, तो कोशिका काय। अब हम बात करेंगे दुमिकाएं। दुमिकाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये छोटी अत्यधिक शाखित कोशिका काय से निकले जीव द्रव्य प्रवर्ध होते हैं। दुमिकाएं सूचनाएं प्राप्त करती हैं तथा विद्युत आवेग के रूप में उन्हें कोशिका काय को भेज देती है। इनमें निसल्स कण तथा तंत्रिका तंतु होते हैं। ये सूचना प्राप्त करती है का मतलब है डियर स्टूडेंट, ये सूचना प्राप्त करती है का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं चोट लगता है तो ये सूचनाएं उसी को मिलती है, सबसे पहले इसको ये मस्तिष्क को भेजती है, ठीक ना, तंत्रिका तंत्र। अब हम लास्ट पढ़ेंगे इसमें तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के बारे में समझिए, तो तंत्रिकाक्ष क्या होता है, यहाँ पर तंत्रिकाक्ष के बारे में देख लेते हैं। यह एकल अत्यधिक लंबा तथा बेलनाकार कोशिका काय से निकला जीव द्रव्य प्रवर्ध होता है। यह शीर्ष पर अत्यधिक शाखित होता है। तंत्रिकाक्ष पर इसके चारों ओर माइलिन माइलिन का रोधी तथा रक्षात्मक आच्छद होता है। माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं पर अंतरालों में अमाइलिन युक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें रैनवियर की नोड कहते हैं। यह आपका तंत्रिकाक्ष खत्म हुआ। कार्य भी पूछा गया था तंत्रिका तंत्र का, तो याद रखिएगा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं का मध्य अत्यधिक छोटा अवकाश होता है, जिसमें युग्मानुबंधन कहते हैं, युग्मा अनुबंधन कहते हैं, जो कि अभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में यही पूछा गया था। वहां पर इंग्लिश वर्ड दिया गया था स्नैप्स, स्नैप्स यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया गया था, जैसे देख सकते हैं। इसे याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मा अनुबंधन। याद रखे रहेगा, मुझे आशा है कि आप लोग याद रखेंगे। युग्मानुबंधन तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए एक मार्गीय वाल्व के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवकाश के ओर ही युग्मानुबंधन आशेष तंत्रिका संचारक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। तंत्रिका संचारक संदेश को युग्मानुबंधन के पार ले जाते हैं, इसे अन्य तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांत तक गुजार देते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग को मिला,
और अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य क्या है। तंत्रिका तंत्र के कार्य भी देख लेते हैं, फंक्शन भी देख लेते हैं। इसके कार्य क्या है, समझिएगा कार्य क्या है। पहला है कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के एक भाग से अन्य भाग में सूचना को विद्युत संकेतों के रूप में संचारित करने के लिए विशिष्ट होती है। यानी कि अगर आपके कहीं भी हाथ में चोट लगा, पैर में चोट लगा, तो ये जो आपको सूचनाएं मिलेगी कि हाथ में आपका दर्द हो रहा है, ये तंत्रिका तंत्र को मिलती है, ये सूचना लेती है। उसके बाद आपको मस्तिष्क तक ये जाता है। दूसरा क्या है, वृश्चिकांत सूचना ग्रहण करते हैं। तीसरा है तंत्रिकाक्ष विद्युत आवेग के रूप में सूचना का चालन करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि तंत्रिकाक्ष किसके रूप में सूचना का चालन करता है, तो विद्युत आवेगों के रूप में। शीर्षस्थ घुंडियां सूचना को रासायनिक उद्दीपन के रूप में युग्म अनुबंधन से आगे प्रसारित करती है। ये रहा हमारा तंत्रिका तंत्र का कार्य। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है और साथ में इसके वर्णन भी करना है। क्वेश्चन हमारा 24 में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क की रचना क्रियाविधि संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप मानव मस्तिष्क समझिए। मानव मस्तिष्क का ये पश्च भाग है, यहाँ पर दिया गया है, ये अग्रभाग है, ये पश्च भाग है, याद रखिएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमारा अग्रभाग है, इधर हमारा पक्ष भाग है। यहाँ पर आप देखिए एक एक नाम समझ सकते हैं। जो हमारे आगे वाला मस्तिष्क होता है उसको प्रमस्तिष्क, और घ्राणी पिंड प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित है। हाइपोथैलेमस यहाँ पर हमारा स्थित होता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि जस्ट इसके नीचे ही स्थित होती है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद से आप मध्य मस्तिष्क देख सकते हैं, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, और इधर हमारा ये जो है पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, इधर इस साइड में सब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप फिगर में देखिएगा अपने बुक में अच्छे से और क्लियर होगा। हम इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए, मस्तिष्क मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र है। यह कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, तो कपाल गुहा के अंदर, तथा 3 झिल्लियों से घिरा रहता है। कितनी झिल्लियों से घिरा रहता है, 3 झिल्लियों से, जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं, जो इसकी रक्षा करती है। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, तो मस्तिष्क का आवरण क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। मस्तिष्क का आवरण के मध्य स्थानों में सेबरी सेबरी स्पाइनल तरल भरा होता है, जो मस्तिष्क को यांत्रिक आघातों से बचाता है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं निकलती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी, मस्तिष्क से कितने जोड़ी, 12 जोड़ी, मस्तिष्क से कितने जोड़ी, 12 जोड़ी क्या निकलती है, क्रेनियल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क, जिसको प्रोजेनसिफेलान कहते हैं, मध्य मस्तिष्क मिजेनसिफेलान कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क रोम्बेनसिफेलान कहते हैं। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। यह मस्तिष्क का बड़ा भाग बनाता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। प्राणपिंड, प्राणपिंड के क्या होता है वो समझिए। तो प्राणपिंड हमारा होता है, ये पालिया नाक में उपस्थित घ्राण ग्राहियों से आवेग प्राप्त करती है तथा गंध की संवेदना को प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल क्षेत्र को प्रसारित कर देती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध क्या है, या इसी को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाते हैं। यह मस्तिष्क का सर्वाधिक जटिल तथा विशिष्टीकृत भाग होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध फ्रंटल पाली या पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली तथा टेम्पोरल पाली में विभक्त रहते हैं। यह हमारे शरीर में विभिन्न कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्रंटल पाली के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यह वाणी तथा चेहरे की पेशियों की गतिविधियों का केंद्र है। ये जो है फ्रंटल पाली, यह पाली वाणी तथा चेहरे की पेशियों की गतिविधियों का केंद्र है। टेम्पोरल पाली क्या है, तो यह सुनने का क्षेत्र है। टेम्पोरल पाली क्या है, यह सुनने का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीपिटल पाली क्या है, तो यह दृश्य का क्षेत्र है। पेराटाइल पाली क्या है, तो यह स्पर्श, स्वाद, गंध और तापमान का केंद्र है। अगर आपको जो स्वाद समझ में आ रहा है तो किसके कारण, पेराटाइल पाली के कारण। ठीक,
यही आपको सूचना देती है मस्तिष्क में। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। डाइएनफिलॉन। डाइएनफिलॉन क्या है? तो यह मस्तिष्क की निचली ओर स्थित होती है। यह यह न्यूरो हार्मोन का स्राव होता है। यह न्यूरो हार्मोन का स्राव होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली के स्राव को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क अब तक हम किसके बारे में बात किए थे? प्रमस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लीजिए। मध्य मस्तिष्क को अच्छे से समझिए। यह छोटा सा क्षेत्र होता है। इसमें क्रूरा क्रूरा सेरिब्राई अग्र तथा पश्च काली कुली होती है। मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन, धड़ एवं नेत्र पेशियों की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? तो अगर कोई पूछता है कि मध्य मस्तिष्क का क्या करता है, तो याद रखिएगा, मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन, धड़ एवं नेत्र पेशियों की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। इतना याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट में हमारा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं: प्रमस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क का द्वितीय सबसे बड़ा भाग होता है तथा मुद्रा और पेशीय सक्रियता बनाए रखता है। पोन्स बेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है। हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा कि पोन्स बेरोलाई क्या करता है? पोन्स बेरोलाई का कार्य क्या है? तो श्वसन को नियंत्रित करना। समझ में आया? नेक्स्ट, मेड्यूला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का पिछला भाग है, जो रीढ़ रज्जु के रूप में सतत रूप से उपस्थित रहता है। यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह हृदय स्पंदन की दर को मापता है। यह स्वेच्छावास गति है। यह रक्त वाहिकाओं का प्रसार तथा संकुचन करता है। निगलना, खांसना, छींकना, वमन को नियंत्रित करता है। कौन कौन नियंत्रित करता है? तो ऑब्लांगेटा मस्तिष्क। ऑब्लांगेटा मस्तिष्क ये सब क्या करता है? हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है, स्वेच्छावास गतिविधियां नियंत्रित करता है, रक्त वाहिकाओं का प्रसार तथा संकुचन को नियंत्रित करता है, निगलना, खांसना, छींकना तथा वमन को नियंत्रित करता है। कौन? तो ये आपका कौन करता है? ऑब्लांगेटा, या फिर पश्चिम मस्तिष्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस क्लास का। तो निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको समझाना है। प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जिसको ऑलरेडी हम पीछे थोड़ा शॉर्ट में बताए थे। अब डिटेल में पढ़ लीजिए। प्रकाशानुवर्तन के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो पादप अंग की प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। यह पादप अंग प्रकाश की ओर मुड़ता है। यह पादप अंग प्रकाश की ओर मुड़ता है तब इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब यदि पादप अंग प्रकाश से दूर हो जाता है तब इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। वृद्धिशील पादप का तना या प्रोहर प्रकाश की ओर मुड़ता है, अतः यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर पादप की जड़ें प्रकाश के विपरीत गति करती है। प्रकाश की दूसरी ओर देखें तो पादप की जो जड़ें होती है वो प्रकाश के विपरीत यानी नीचे की ओर जाती है, गति करती है। तो इसलिए पौधों की जड़ें जो होती है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करती है। ये डिटेल्स रहा इसका। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन समझिए। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? पादप अंग की गुरुत्व की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। यदि पादप अंग गुरुत्व की दिशा में गति करता है, गुरुत्व की दिशा में गति करता है, तब इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर कोई पादप है, उसकी शाखा अगर नीचे की ओर जा रही है तो समझ जाइए कि ये गुरुत्वानुवर्तन गति कर रही है। दूसरी ओर जब पादप अंग गुरुत्व की दिशा के विपरीत गति करता है तब इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पौधों की जड़ें गुरुत्व की दिशा में गति करती है। ठीक, अतः पौधों की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती है। और दूसरी ओर पादप का तना जो होता है, तना वो गुरुत्व की दिशा के विपरीत ऊपर की ओर जाता है, इसलिए यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रसायनानुवर्तन के बारे में समझिए। तो पादप अंग की रासायनिक उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली गति रासायनिक अनुवर्तन गति कहलाती है। यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन की ओर गति करता है तब इसे धनात्मक रसायन अनुवर्तन कहते हैं। दूसरी ओर यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन से दूर की ओर गति करता है तब इसे ऋणात्मक रसायन अनुवर्तन कहा जाता है। पराग नली की अंडक की ओर पुष्प में निषेचन के दौरान गति धनात्मक रसायन अनुवर्तन का ही उदाहरण है। पादप जड़ों का हानिकारक
अम्लों से दूर जाना ऋणात्मक रसायन अनुवर्तन की गति है। तो ये थोड़ा सा हमारा कुछ टॉपिक था जो कि ये खत्म हुआ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत लग रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, या रामबाण क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में आप कमेंट कर बता दीजिएगा। और मैथ का भी क्लास आप प्रोवाइड कराएंगे, बहुत जल्द ही आपका मैथ का भी क्लास आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।